और बुलेटिन की शुरुआत बिहार से, जहां जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 54 हो गई है। इसे लेकर बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है। शराब कांड को लेकर सड़क से सदन तक विपक्ष का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौतों को लेकर विधानसभा में बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। बीजेपी ने जहां इस मामले पर मार्च निकालकर सीएम नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं नीतीश कुमार ने बीजेपी की मांग को ठुकराते हुए कहा कि शराब से मौत होने पर किसी को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीकर मरने वालों के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है। अब बिहार में, अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, हम इससे आग्रह करेंगे। तो वहीं शराब कांड पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर वार करते हुए कहा कि उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। और मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तब तो 4 लाख लोग जो जेल गए सबों को मर जाना चाहिए। और देश में जो करोड़ों लोग शराब पीते हैं, क्या वो भी मर जाएं? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग मुझे तो समझ में नहीं आता कि नीतीश जी आपको क्या हो गया है। मैंने कभी आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग करते भी नहीं देखा था। जो शराब पीता वो महापापी है, वो महा अन्यायी है, उसको हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार नहीं। इस तरह की भाषा का नीतीश कुमार प्रयोग कर रहे हैं। और आप दूसरे राज्यों से तुलना कर रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में शराबबंदी है, क्या कर्नाटक में शराबबंदी है? तो आंकड़ों को छिपाने से मौत छिप नहीं सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बीच सारण से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। उन्होंने इस घटना को बहुत बड़ी त्रासदी बताया। देखिए, ये बात सही है कि कई लोगों ने लाश को अपने आप जलाया, कई लोगों ने पुलिस के दबाव में लाश को जला दिया, लेकिन अभी तक जो है 50 से ज्यादा लोगों की मरने की सूचना है। देहात में लोग गिनती करा रहे हैं, सरकारी आंकड़े ही 40 पार कर रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि शायद पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ष में इतनी बड़ी त्रासदी नहीं देखी गई थी जो आज देखी गई है। और अब बात करेंगे भारतीय सेना की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया की, जो त्वांग झड़प पर सामने आई। ईस्टर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर ने कहा है कि लोग किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। भारतीय सेना को कोई बड़ी हानि इसमें नहीं हुई है। दोनों ही तरफ से मामूली चोटें आई हैं। वहां के स्थानीय कमांडर्स ने इस मुद्दे को सुलझा लिया है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को अरुणाचल के त्वांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना ने अपने साहस का परिचय देते हुए चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया था। I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols. And that was followed by a flag meeting at the delegation level at Bumla, wherein the issue has been resolved further. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. तो वहीं राहुल गांधी ने ताजा भारत चीन विवाद के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार चीन के मामले को लगातार नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि चीन की धमकी बिल्कुल साफ है, वे घुसपैठ नहीं बल्कि युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है और वो सोई हुई है। राहुल भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के मौके पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बातें कही। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड
पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती। देश आज विजय दिवस की 91वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कराने पर मजबूर कर दिया था। इस मौके पर वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुखों ने भी वीरों को याद किया। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश को सुरक्षित रखने के लिए हम हमेशा सेना के ऋणी रहेंगे। परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। 5,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद बढ़े तनाव के बीच में भारत ने गुरुवार को जमीन से जमीन पर मार करने वाली क्षमता वाली परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया। रक्षा सूत्रों ने इस परीक्षण के बारे में जानकारी दी है। इस मिसाइल में 3 स्टेज में संचालित होने वाला सॉलिड फ्यूल इंजन लगाया गया है। अग्नि 5 5,000 किलोमीटर तक सटीक मार करने की क्षमता रखती है। ओडिशा के बालासोर तट पर स्थित अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र पर यह परीक्षण किया गया। और अब बात करते हैं मार्केट की। कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजारों में आज गिरावट रही। सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 461 पॉइंट गिरकर 61,338 पर बंद हुआ तो निफ्टी 146 पॉइंट गिरकर 18,269 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट रही। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित बताएं मार्केट के आज के क्या कुछ हाईलाइट्स रहे। देखिए, आज शुक्रवार के सत्र में भारतीय बाजारों में एक वोलेटाइल सेशन क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पर शुरुआती बाजारों में बिकवाली के बाद लोअर लेवल से एक बहुत स्ट्रांग पुल बैक और उस पुल बैक के बाद वापस हायर लेवल से मार्केट्स में सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा और डे लो के आसपास मार्केट जाकर कहीं बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो तेज बिकवाली जो रही उसमें तमाम इंडिसीज, चाहे फ्रंटलाइन इंडिसीज हो और उसके अलावा निफ्टी बैंक हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सबके अंदर ही प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ा। बीएसई के सभी इंडिसीज आज फिर लाल निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े, जिसमें मेजर जो डैमेज था वो रियल्टी, आईटी, फार्मा, इन सब में सबसे ज्यादा बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। प्रॉफिट टेकिंग थी आज बैंक्स के अंदर। पावर, ऑटो और कंज्यूमर गुड्स भी थोड़ा हद तक बिकवाली के साथ ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और ये जो बिकवाली थी ये ब्रॉडर बेस यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर भी आज के सत्र के अंदर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये लगातार दूसरा दिन जबकि मार्केट्स में एक सेल ऑफ का जो सिलसिला है वो बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, और सुमित, इसके अलावा आपसे सेक्टर्स भी समझना चाहेंगे। आज कौन से सेक्टर का क्या हाल रहा, कहां तेजी कहां सुस्ती? जो निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं उसमें आज स्लाइटली बाइंग थी। टाटा मोटर्स जैसे कुछ शेयर थे जो कि हर निशान में कामकाज कर रहे थे, 1.25% की बढ़त थी। HUL फ्लैट, HDFC बैंक फ्लैट, नेस्ले फ्लैट। लेकिन मेजरली ज्यादातर सभी शेयरों में जो बिकवाली थी उसमें M&M करीब 3% नीचे, अदानी पोर्ट 2.5% ऊपर, 2.5% नीचे, एशियन पेंट 2.5% नीचे और BPCL करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। गेनर्स में ट्यूब इन्वेस्टमेंट कल की बिकवाली के बाद 3% ऊपर, लिंडे इंडिया 2.5% ऊपर, कोफोर्स 2% ऊपर और GSPL करीब 1% के आसपास की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में पॉलीकैप लगातार दूसरा दिन जबकि स्टॉक में बिकवाली रही, 7-8% की बिकवाली। यूनियन बैंक 6% नीचे, यस बैंक ये अगेन प्रेशर में करीब 5.5% नीचे और प्रेस्टीज एस्टेट 5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो आज मेजरली मिड कैप में बिकवाली थी, प्रॉफिट टेकिंग थी बैंक्स में और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक शेयरों में काफी दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए आपका सुमित। और मैक्रो इन्वेस्टर और साथ ही एडवाइजर मनीष डांगी का कहना है कि भारतीय आईटी कंपनियों के मार्जिन में सुधार से आईटी में बेहतर ग्रोथ संभव है। तो वहीं बैंक के निम्स पर दबाव की आशंकाओं के बीच उन्होंने बैंकिंग में मुनाफा वसूली की सलाह दी है। फिलहाल अगर देखें तो शायद जो कमजोरी थी आईटी की या टेक की, खास करके यूएस में अगर मैं देखता हूं तो वहां पे वो शायद एंड ऑफ स्ट्रेस में है, क्योंकि वहां पे ले ऑफ ऑलरेडी बिगिन हो चुके हैं। काफी जो एक्सपेक्टेशन है अर्निंग्स की कम आ गई है। एक्चुअली जो बड़े आईटी स्टॉक्स हैं वो रिलेटिवली सस्ते हैं, तो वहां पे एट मार्जिन मेरा व्यू है कि शायद यूएस टेक जो है वो रिलेटिवली एक्चुअली ओवरवेट की सिचुएशन में आ रहा है। इंडियन आईटी भी ठीक ठाक ही है, बट वो रिलेटिवली फॉर द ग्रोथ एंड आप बाहर के जो अच्छे आईटी स्टॉक्स हैं उनको कंपेयर करेंगे तो वो अभी भी मुझे महंगे लगते हैं। बट विद इन इंडिया आई थिंक यू कैन बेट दैट आईटी एट मार्जिन वुड एक्चुअली डू बेटर। बैंकिंग, बिकॉज लोकल इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन,
और एक्चुअली जो फिक्स डिपॉजिट की रेट्स अब ऊपर आ रहे हैं, तो मोटा मोटी अक्सर जो बैंक इसको प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे अपने निम को, तो उनका रोटा जो है वो रिटर्न ऑन टोटल एसेट है वो एक्चुअली कम होने लगेगा। तो बैंक के अंदर इस बार गाज जो है वो एनपीए से नहीं आएगी, इस बार सिर्फ स्ट्रेस जो है वो कंपटीशन के चलते और हाई फिक्स डिपॉजिट रेट्स के चलते जो लोअर निम है उसकी वजह से आएगी। और बाजार में क्यों है गिरावट का मूड, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। शेयर बाजार के फोकस में फर्टिलाइजर शेयर है। फर्टिलाइजर शेयरों में रैली देखने को मिल रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार फर्टिलाइजर सेक्टर को बूस्ट करने की तैयारी कर रही है। क्या है ये पूरी खबर, जानते हैं लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी, क्या कुछ डिटेल है इस पर? देखिए, दरअसल खबर यह है कि फर्टिलाइज़र सेक्टर पर सरकार काफ़ी फोकस कर रही है। फोकस इस वजह से कर रही है क्योंकि अब सरकार को अगले साल चुनाव में जाना है, तो वहाँ कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए अब सरकार जो करने वाली है, जो अभी तक किसी को पता नहीं था, वो हम आपको बताने वाले हैं। वो ये कि सरकार फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए चालू कारोबारी साल के लिए ही अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान करेगी। अभी आपको याद होगा, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में 1.9 लाख करोड़ एडिशनल सब्सिडी का ऐलान सरकार ने किया था। लेकिन अब हमारे सूत्र कह रहे हैं कि फरवरी मार्च में जब बजट सत्र शुरू होगा, उस दौरान सरकार अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान करेगी, जो चालू कारोबारी साल में फर्टिलाइजर कंपनियों को दी जाएगी। अब अतिरिक्त सब्सिडी क्या होगी अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि वो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। लेकिन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का अनुमान है कि हमें चालू कारोबारी साल में 2.25 से लेकर 2.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी चाहिए। सरकार करीब 1 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी बजट में ऐलान कर दिया था, 1.9 लाख करोड़ अभी सप्लीमेंट्री में किया है। इसी जो बाकी बची हुई रकम है उसके आसपास आप एडिशनल सब्सिडी देख सकते हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि पिछले दिनों फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का डेलीगेशन एक फर्टिलाइजर मंत्री से मिला था, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सब्सिडी दे रहे हैं उससे थोड़ा सा हमें नुकसान की आशंका है, क्योंकि हमने ऊंचे दाम पर इंपोर्ट किया, सस्ते दाम पर घरेलू बाजार में बेचा, आप फर्टिलाइजर के दाम बढ़ाने की भी छूट नहीं दिए थे, तो हमें नुकसान ना हो ये सुनिश्चित करिए। तो वहाँ पे फर्टिलाइजर मंत्री की तरफ से आश्वासन मिला फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद से पूरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री काफ़ी गदगद है कि हमें नुकसान नहीं होगा और सब्सिडी का भुगतान भी हो जाएगा। और शनिवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी लगाने पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस खबर पर डिटेल के साथ हमारे साथ हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताएं कल की बैठक में क्या कुछ फैसला होने की संभावना है? देखिए, जो ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर जो 28% जीएसटी लगाने का प्रपोजल था, उस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिपोर्ट कल ही वित्त मंत्री को सौंपी है। और जो हमें जानकारी मिली है कि इस पर कोई आम राय नहीं बन सकी है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में। तो कुल मिलाकर अलग अलग राज्यों के अलग अलग व्यू हैं, और उसको लेकर इस बार जो कल जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें चर्चा होगी। और काफ़ी उम्मीद है कि कोई फैसला, फाइनल अंतिम फैसला नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल जो मीटिंग है ऑनलाइन मीटिंग है, और अगर वोटिंग की सिचुएशन आती है तो ऑनलाइन मीटिंग में वोटिंग नहीं हो पाती जीएसटी के नियमों के मुताबिक। उसके मुताबिक फिजिकल बैठक बुलानी पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये जो मुद्दा है आगे की तरफ टल सकता है। इसके अलावा देखें तो एजेंडे में कई सारे और भी आइटम शामिल हैं, जिसमें कई सारे मुद्दों पर जो टैक्स क्लैरिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें है कि जो एसयूवी पर जो ग्राउंड क्लियरेंस जिनके 170 mm तक हैं, उन पर जो 22% कंपनसेशन सेस लगाने की बात है वो क्लैरिफिकेशन आ सकता है। इसके अलावा फ्रूट पल्प, जूस वगैरह पर जो अगर CO2 एडिटिव या प्रिजर्वेटिव्स मिला है तो वहाँ पर 28% ही जीएसटी लगेगा। तो इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं जहाँ टैक्स क्लैरिफिकेशन आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंश्योरेंस सेक्टर है, वहाँ पर जो नो क्लेम बोनस है उसको परमिसिबल डिडक्शन के तौर पर शामिल किया जाएगा, यानी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी प्रीमियम पर जीएसटी लगेगा। तो इस तरह के क्लैरिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे और कुछ राहत कारोबारियों को मिलेगी। तो ये सारे एजेंडे जो कल जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है उसमें अहम रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और फिक्की के एनुअल कन्वेंशन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत मजबूत स्थिति में है, लेकिन ग्लोबल स्तर पर हालात बदल रहे हैं। ब्याज दरों में उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत में 140 मिलियन मध्य आय वाले और 14 मिलियन हाई नेट वर्थ वाले परिवार होंगे। The Amrit Kal that Prime Minister Narendra Modi ji keeps talking about,
has a lot more than what the name Amritkal just indicates, but it has got absolutely fundamental statistics that we need to know. And that is the World Economic Forum telling us that there shall be 140 million middle-income households added to India's economy by 2030, and 14 million high net worth individual households by 2030 again. That one set of data tells us where the market and its potential lies. और पिछले बजट के फोकस को ही आगे बढ़ाता हुआ अगला बजट पेश किया जाएगा, यानी कि कंसिस्टेंसी जो है वो इसमें दिखेगी। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ये बात कही। एक्सपोर्ट के ताजा आंकड़े काफी उत्साहजनक है और भारत में आर्थिक मंदी का भी फिलहाल कोई खतरा नहीं है। आप 2014 से लेकर के 2023 तक का 9 बजट उठा करके भारत की सरकार के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देख लीजिए, आपको एक कंसिस्टेंसी ऑफ फ्लो मिलेगा, आपको एक स्पष्ट टारगेटेड अप्रोच मिलेगी, आपको एक रोड मैप मिलेगा। उस रोड मैप के जितने लैंडिंग्स हैं उन लैंडिंग्स पे हम खड़े होकर के नए विषय से एड्रेस करते हुए मिलेंगे। पीछे हमारे किसी अप्रोच में, किसी डिसीजन में कहीं कोई करेक्शन आया, क्या जरूरत ज़रूरत है, तो उस करेक्शन को करके आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो विश्वास करिए कि 2023 का बजट भी उसी तारतम्य में, उसी सिंथेसिस पे, उसी जो है फ्लो में चलता हुआ आपको दिखाई देगा। और विनिवेश के फैसले को राजनीति से जोड़कर ना देखें। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत रिफॉर्म को लेकर अडिग है और आगे भी इस तरफ कदम बढ़ाते रहेगा। कि आज की परिस्थिति में अगर आप देखो, अगर मैं अमेरिका के साथ में तुलना करूं तो अमेरिका में जहां हाई ग्रोथ रेट रहती थी और लो इन्फ्लेशन होता था, आज वहां ग्रोथ रेट जो है वो घट करके 1% के आसपास आ गए, इन्फ्लेशन बढ़ करके 8% हो गया। मीन्स ग्राफ फ्लिप हो गया। ठीक है, ये स्थिति जर्मनी की है, ठीक है ये स्थिति दुनिया के दूसरे देशों की भी है, यूनाइटेड किंगडम की भी ये स्थिति है। जबकि भारत में हमने अपने इन्फ्लेशन को भी वापस काबू किया। आज जो है इन्फ्लेशन को हम 7-8% के आसपास लेकर के आए और अपनी ग्रोथ रेट को वापस रीगेन किया। उसका परिणाम हुआ कि हमने सबसे तेजी के साथ में बाउंस बैक कर सकने वाली इकोनॉमी बनने का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सरकार ने विंडफॉल टैक्स में अब तक की सबसे बड़ी कटौती की है। सरकार ने क्रूड फ्यूल और विंडफॉल टैक्स घटाया है। कहां कितनी कटौती हुई है ये बताने के लिए हमारे साथ हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, विंडफॉल टैक्स में कहां कितनी कटौती हुई है? रिडक्शन कह लें या फिर कहें कि अब विंडफॉल टैक्स का जो खौफ था या फिर जो प्रावधान था वो लगभग खत्म होने का कगार पहुंचता जा रहा है और सरकार ने विंडफॉल टैक्स में अब तक की सबसे बड़ी कटौती की है। और कच्चे तेल पर जो विंडफॉल टैक्स होता है, यानी घरेलू उत्पादन जो कच्चे तेल का करते हैं, उस पर सरकार ने विंडफॉल टैक्स 4,900 रुपए प्रति लीटर से घटा करके, प्रति टन से घटा करके 1,700 रुपए प्रति टन कर दिया है। यानी सिर्फ अब 1,700 रुपए प्रति टन रह गया है पेट्रोल कच्चे तेल विंडफॉल टैक्स। पेट्रोल पर सरकार ने, आपको याद हुआ कि एक हफ्ते फोर्टनाइट के बाद ही ड्यूटी हटा दी थी, तो वो ड्यूटी हटी ही है, तो उसमें किसी भी तरह कोई बदलाव नहीं है। यानी पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, पेट्रोल पर कोई विंडफॉल टैक्स नहीं होगा। एटीएफ पे सरकार ने विंडफॉल टैक्स में बड़ी कटौती की है। ये 5 रुपए प्रति लीटर से घटा करके 1.5 रुपए प्रति लीटर करने का फैसला लिया गया है। यह भी अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। डीजल के एक्सपोर्ट पर भी ड्यूटी जो है 8 रुपए प्रति लीटर से घटा करके 5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। 5 रुपए प्रति लीटर बता दूं कि इसमें 3.5 रुपए तो एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है और 1.5 रुपए एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होती है। तो ये भी अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। यहाँ पे एक चीज बता दूं कि आपको याद होगा कि जब सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया था उस वक्त कहा था कि अभी $110 के आसपास कच्चे तेल की कीमतें चल रही हैं, अगर $40 तक की कमी आती है तो हम इसको खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है जिस तरीके से कमी आई है, कमी और आगे आती है, तो इसको खत्म करने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण। फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन कौन बनेगा? क्या अर्जेंटीना ट्रॉफी उठाएगी या फिर फ्रांस लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का अपना सपना पूरा कर पाएगी?
फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को कतर के लुसेल स्टेडियम में अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच होना है। भारतीय समय के हिसाब से आप ये मैच रात 8:30 बजे देख सकते हैं। हमारी संवाददाता शिवानी गरत इस वक्त कतर पहुंची है और वहां पर दोनों टीमों के फैंस में कैसा जोश है इसका जायजा ले रही हैं। स्टेज पूरी तरह से सेट है इस संडे के ड्रीम फाइनल के लिए और एक्साइटमेंट पूरी हर जगह पर है दोहा कतार में, जहां पर लुसेल स्टेडियम में ये फाइनल होने वाली है बिटवीन एम्बापेज फ्रांस और मेसी की अर्जेंटीना। और कई सारे फैंस इनफैक्ट कई दिनों से यहां पर आए हुए हैं, लेकिन कई सारे फैंस खास फाइनल्स के लिए यहां आए हुए हैं। तो ऐसे कई सारे फैंस हमारे पीछे हैं। क्लियरली अर्जेंटीना को ये बच्ची सपोर्ट कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि कौन लेकर जाएगा गोल्डन बूट? मेसी विल टेक अवे द गोल्डन बूट। और इनफैक्ट मेसी और एम्बापे दोनों ने 5-5 गोल्स का इनफैक्ट फिलहाल उनका स्कोर है। सो सबसे ज्यादा जो गोल करेगा इनफैक्ट इस फाइनल के वक्त इन दोनों आइकॉनिक टीम्स के बीच, वो इनफैक्ट गोल्डन बूट लेके जाएगा। क्लियरली यू आर आल्सो सपोर्टिंग मेसी ओनली। वामोस अर्जेंटीना। वामोस अर्जेंटीना। तो ऐसे कई सारे इनफैक्ट अर्जेंटीना के सपोर्टर्स यहाँ हैं। इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है आसपास जो माहौल मैंने देखा है कि अर्जेंटीना और मेसी का सपोर्ट, मेसी के लिए सपोर्ट काफी ज्यादा है, क्योंकि कईयों को लगता है कि एक बार मेसी को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हुए उन्हें देखना है। तो चलिए इंतजार करना होगा संडे का जानने के लिए कि कौन घर ले जाएगा ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।